कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भैया जो आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है किसी चीज को, जैसे किसी पतीले को गर्म कर रहे हो, खाना बनाने वाली गृहिणियां सुन लो, ठीक है, कि खाना पतीले को गर्म कर रहे हो, तो पतीले का जो एनर्जी आप दे रहे हो, जो गैस चूल्हे पे रखा हुआ है, वो दो ही काम तो करेगा। चावल पका रहे हो, मान लो चावल है, अब उसको गर्म कर रहे हो तो क्या होगा बताओ, चलो मुझे बताओ। चावल पका रहे हो तो क्या होगा, मतलब गैस ऑन किया, सुनो भाई, अरे उबल जाएंगे, पहले सोचो ना, प्रोसेस सोचो। गैस ऑन किया तो गैस जो जल रही है उसको कहेंगे क्यू, क्या कहेंगे? वो एनर्जी दे रहा है। अब बताइए वो जो हीट है वो दो चीजों में खर्च होगा, जो एनर्जी आप दे रहे हो दो चीजों में खर्च होगा। पहले क्या होगा, पानी गर्म होगा, चावल बन रहा है, पानी गर्म होगा ना, कि पहले ही उठा के फेंक देगा ढक्कन को, पतीले पे ढक्कन लगा हुआ है, नहीं करेगा ना, पहले गर्म होगा, एक लिमिट तक गर्म होगा, उसके बाद उसकी कैपेसिटी जब ये जो गर्म हो रहा है ये इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है? इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि एक लिमिट के बाद वो क्या होगा, ढक्कन को उछाल के फेंकेगा, ढक्कन उछाल रहा है ना, इसका मतलब वो कुछ वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है? तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो वो दो चीजों में खर्च होता है, या तो वर्क करने में या तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। इतनी सी बात है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गई? मोनी तुम्हें समझ में आ गया? चावल पकाना सिखा रहा हूं यार, आया समझ में? हैं? हाँ, तो चावल कैसे पकाते हैं कि एनर्जी देते हैं तो वो क्यू हो गया, उसकी पहले इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम रही होगी, पहले ठंडा रहा होगा ना, सुनो, पहले ठंडा रहा होगा ना, उसके बाद क्या होगा, गर्म होगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है उसकी, और उसके बाद क्या होगा, वो कुछ ना कुछ उछलेगा तो वर्क हो रहा है। प्रेशर कुकर में भी ये सिस्टम है, वो कितना ऊंचा उछाल देता है उसको, सीटी को, कई बार सीटी उखड़ जाती है कि नहीं, फेंक देता है, तो ये वर्क है, किसी चीज को ऐसे धक्का दे देना वर्क है, समझ रहे हो ना। और जब अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहना, गुस्से से लाल हो जाना क्या है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है, गैटिंग? ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको मैं एक अच्छी बातें बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ओके, तुम वो लाई नहीं, ऐसे ला के रखोगी तो कैसे खाऊंगा, किसी चीज में ले आओ ना, नहीं किसी चीज में ला दो। तो देखो भाई, रिदा नहीं समझ में आ रहा है कुछ, बेसिक सी चीज है, इसको समझ लोगी तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी, पहले समझो। अब मान लो यहाँ पे तुमने पढ़ा कि Q इज इक्वल टू, यानी एनर्जी गिवन, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल वर्क डन, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन द वर्क डन, एंड वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करो, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, हीट और एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी गिवन, ओके। दूसरा क्या है, वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस, वो बात की बात। एंड ये क्या है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ओके ओके। अब ये कहां हो रहा है, मैंने बताया एक प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेकर, कि यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लेम लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्या नाम है, यहाँ पे गैस जल रही है, इसके अंदर चावल पक रहा है, मतलब गैस है, ठीक है ना, ओके। इसका ये वॉल्यूम V है, वॉल्यूम क्या है, V है, ओके। यहाँ पे गैस Q है, और इसकी इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U है, और इस पे प्रेशर P पड़ रहा है, जो भी है मतलब प्रेशर है यहाँ पे, और ये वर्क हो रहा है, इसके ऊपर ये वर्क हो रहा है, जब ये ऊपर की तरफ खिसकेगा तो कुछ वर्क हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो? अच्छा अब बताओ मुझे, बैठो रख दो, अगर अब थोड़ा सा मुझे आप लोग बताओगे, अब तो मतलब यहां तक मैंने बता दिया ना, है यार, ये इसमें दिखाई नहीं इन लोगों को, मैंने देखो मैंने ये बनाया, देखो ये पिस्टन दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लो इसको, इसको पीछे, ठीक, तो ठीक है, दिख रहा है, अब दिख रहा है,
अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कुछ इसको एनर्जी ना दे तो, मान लो एनर्जी दे और काम ना हो कुछ, सुनो, एनर्जी ना हो और काम जीरो हो जाए तो बचेगा क्या? इसको जीरो कर दो, जीरो, तो क्या बचेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो रही है? सारी किसको बढ़ाने में हेल्प हो रही है? इंटरनल एनर्जी को। अगर ये जीरो हो जाए वर्क, तो इसका मतलब क्या है? सारा का सारा जो आपने दिया उसने खा के बैठ गया, वो कुछ काम नहीं हुआ। घुसखोर नेता ये, ऐसे लोग होते हैं ना घुसखोर नेता, कि भाई आपने जो भी पैसा दिया सब खा के बैठ गया, कोई काम ही नहीं किया, अपना अमीर हो गया। यानी ये सारा किसमें काम करेगा? इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, राइट? अगर ऐसा सिस्टम हो जो क्लोज सिस्टम है पूरी तरह से, और कोई वर्क नहीं कर सकता, मतलब वो ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्या हो? वॉल्यूम चेंज ना हो। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, P इंटू डीवी होता है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब P इंटू जीरो मतलब जीरो। कितना भी प्रेशर लगा लो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क जीरो। समझ रहे हो ना? अगर हम एक फिक्स पिस्टन लगा दें, उसको बढ़ाई नहीं ना दें, तो जो भी एनर्जी दोगे वो क्या होगा? सिर्फ इसकी एनर्जी बढ़ेगी, गर्म होगा, फट भी सकता है। प्रेशर कुकर की सीटी को ऐसे एकदम क्लोज कर दो, वो उसको ऊपर ना उठने दो, तो क्या होगा? कैडिंग, ये फटने वाली सिचुएशन है, ठीक है। जब वॉल्यूम चेंज ना हो, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके ओके। अब हमने यहां पे क्या किया है, प्रोसेस काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो क्या होगा? सारा का सारा जो है एनर्जी किसमें लगेगी? चेंज करने में, इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ओके। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज नहीं हो रहा, जितना इंटरनल एनर्जी थी उतनी ही है, गाड़ी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, मान लो इंटरनल एनर्जी अगर ना बढ़े तब ये जीरो हो जाए, तो सारा का सारा जो एनर्जी थी किसमें खर्च हो गया? वर्क करने में, ठीक है ना। आप मोटे नहीं होगे यदि खाओगे जितना उतना काम कर लोगे तो। कैलोरी बढ़ी, आपकी एनर्जी बढ़ी नहीं, खाया निकाल दिया, जाके वर्कआउट कर लिया। तो जितना काम करोगे, ये सारा का सारा इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए तो सारा का सारा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क में। जो भी एनर्जी दोगे उससे क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, होगा। बात समझ रहे हो ना? क्लियर? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बाहर से एनर्जी ना मिले, जीरो हो जाइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि एनर्जी बाहर से मिले ना, फिर काम होगा, फिर भी काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है फिर भी बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही, फिर भी आप देख रहे हो कि कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, यानी काम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? कौन काम कर रहा है? हु इज वर्किंग? डब्ल्यू डी यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी वर्क नेगेटिव होगा लेकिन करेगा कोई, वर्क तो होगा ना। कौन कर रहा है वर्क? इंटरनल एनर्जी काम कर रही है। मान लो आज तुमने खाना नहीं खाया तो इतनी तो एनर्जी है नहीं, कुछ काम कर लो, तो किससे काम किया तुमने? इंटरनल एनर्जी से। बात समझ में आ गई? गैडिंग, लेकिन इंटरनल एनर्जी उससे कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, काम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, घट जाएगी ना। सो बेसिकली जब हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं, वर्क ऑन द सिस्टम करते हैं, तो क्या होगा? वर्क जब ऑन द सिस्टम करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? ऑन द सिस्टम यानी कि हम लोग उसको एनर्जी दे रहे हैं, और वर्क बाय द सिस्टम अगर होगा तो एनर्जी सिस्टम खुद काम कर रहा है, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी से काम हो रहा है। गेटिंग? ओके। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी से अगर कोई चीज जाएगी, जैसे मान लो इंटरनल एनर्जी अपनी हो रही है तो ठंडा होगा ना। अब गैस को अगर हम बाहर से टेम्परेचर मिलता रहे, जैसे गैस है, ये जैसे गैस ऊपर जा रही थी मैंने दिखाया था, अगर उसको बाहर से टेम्परेचर मिलता रहे तो वो हल्की होती चली जाएगी, उसको पावर प्रेशर मिलेगा, ऊपर जाएगी, मतलब उसको एनर्जी मिलेगी तो ऊपर जाएगी, ट्रेवल करेगी, राइट। लेकिन अगर बाहर, तो इसको बोलेंगे
और मान लो वो जो आ रही है एनर्जी, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही। अगर इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, जो बाहर से एनर्जी मिल रही है उसको, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, तो क्या होगा? जो हीट मिल रहा है उससे उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, तो सारा क्या होगा? वर्क होगा। वर्क का मतलब क्या है? गैस ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। अगर बाहर से हीट नहीं मिल रही तो ना बाहर से हीट जा रही है, पढ़ा होगा, ना बाहर हीट निकलेगी, ना बाहर से, मतलब ना अंदर से हीट बाहर जाएगी, ना बाहर से हीट अंदर आएगी, यानी हीट लूज नहीं कर रहा वो। तो क्या ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उसमें कि काम किससे होगा? इंटरनल एनर्जी से। और जब इंटरनल एनर्जी से काम होगा, बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी, तो गैस ठंडी होगी। कब होगी? जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ठंडी होती जाएगी। नहीं होगी? अरे भाई सोचो कि जैसे अब उसके बाद बाहर से कोई एनर्जी मिल नहीं रही है, तो अपरा जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ठंडी नहीं होगी, क्योंकि अपनी एनर्जी से ऊपर जा रही है, तो एनर्जी लूज कर रही है। धीरे धीरे गैस ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाएगी। अगर उसको टेम्परेचर मिलता रहता तो और ऊपर जाती रहती। एक लिमिट के बाद जब उसकी इंटर एनर्जी, तो वो जाके वहां पे, समझ रहे हो? तो ये जो एनर्जी लूज कर रही है अपना, उसको एनर्जी मिल रही है, इसको बोलेंगे एडियाबेटिक लैप्स रेट। क्या बोलेंगे? लैप्स रेट। समझ रहे हो ना? किस रेट से एनर्जी क्या कम हो रहा है? ये खोल लीजिए, जो मैंने ईट बजट वाला जो स्लाइड है, दिख रहा है लोगों को? बताया ना? तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना जो है, दिस इज कॉल्ड हीट बजट। तो इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल आपका हीट बजट करा दिया। हीट बजट में कितना है, इसको ये फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, जो फिगर आपको बताया है दैट इज गुड, उसी को कर लीजिए। ठीक है? ओके, उसको याद करना। ठीक है, ओके। एल्बिडो क्या होता है मैंने बता दिया आपको। एल्बिडो क्या होता है? बिना हीट किए हुए जब रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है? रेशियो बिटवीन द टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द सरफेस एंड अमाउंट रिफ्लेक्टेड। जितना टोटल गिर रहा है, ठीक है, ये रेशियो है, जितना गिर रहा है उसका कितना परसेंट रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ठीक है ना? दैट इज, और विदाउट हीटिंग, तो उसको बोलेंगे एल्बिडो। अर्थ का लगभग एवरेज जो एल्बिडो है वो 35% है। कितना है? 35% है। ओके। और ये सबसे ज्यादा किसका होता है? हाईएस्ट जो होता है एल्बिडो वो फ्रेश स्नो का होता है, स्नो का होता है। और सबसे कम जो होता है वो डार्क सॉइल का होता है, क्योंकि डार्क सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, वो कम रिफ्लेक्ट बैक करती है। ये याद रखेंगे आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेश स्नो 80 से 90% रिफ्लेक्ट कर देता है, मुश्किल से 10% एब्जॉर्ब करता है। डिजर्ट जो है 35 से 45% तक रिफ्लेक्ट करती है। ग्रासेस जो है लगभग 26% तक करते हैं। क्रॉप जो है 15% तक करती है रिफ्लेक्ट। और जो ब्रिक्स और कंक्रीट होता है ये लगभग 10 to 20% रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, बाकी जो क्या होता है एब्जॉर्व कर लेते हैं। गेटिंग? तो ये है। अच्छा, यूपीएससी ने 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आप लोगों के लिए आसान होगा करना, ये बताओ जरा। 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर थ्री? लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो। आसान है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना? तो ये 2010 में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने आपको वर्टिकल, मैंने आप लोगों को एयर का मूवमेंट के, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मूवमेंट, एयर की मूवमेंट की। हमने बताओ याद एक करो, हमने बात की थी, कौन से मूवमेंट की बात की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पहले ओशन के मूवमेंट की बात की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द एयर। एयर का भी मूवमेंट दो तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि ये ऐसे चल रही है हवा, जैसे ये पूरब से पश्चिम, पश्चिम से, आपको ने देखा होगा जो आपके यहाँ पे जो आपको हवा लग रही है हॉरिजॉन्टल है, पूरब से पश्चिम चल रही है, या पश्चिम से पूरब चल रही है, या उत्तर से दक्षिण चल रही है, दक्षिण से उत्तर चल रही है, इस टाइप से कुछ दिखता है ना? तो जो आपको हवा मेनली लगती है, जो आपको मतलब फील होता है, वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल एयर है। ठीक है ना? लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल एयर तो हो ही नहीं सकता, हवा ऊपर भी तो जाती होगी। तो वर्टिकल भी एयर का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट एयर का दोनों तरह से होता है, यानी सर्कुलर फॉर्म में होता है, ऊपर अपवर्ड भी जाएगी, डाउनवर्ड भी जाएगी। ठीक है ना? एक इसकी वजह से होता है इस ये हवा कैसे मूव करती है, क्या है? अच्छा, तुम बताओगी मुझे रिदा कि हवाएं क्यों चलती हैं? वाई? हवा चलती क्यों है, मूव क्यों होती है? हवा तो है ना, प्रेजेंट है, लेकिन हवा आंधी के फॉर्म में चल रही है, कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है। क्या वजह है जिसकी वजह से हवा कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, कभी चलती ही नहीं?
मतलब लगता है कि चल नहीं रही है, वैसे चलती तो ही है, लेकिन लगता है चल ही नहीं रही है, क्यों, क्या क्या है उसकी वजह, क्या है? मूवमेंट, एयर के मूवमेंट की क्या वजह है, क्यों हवा चलती है और कभी तेज और कभी धीरे चलती है, है? तो हवाएं क्यों चलती हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, तो क्या हो गया, प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज नोन एज प्रेशर। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये बताइए कि जो आदमी लेटा हुआ है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है प्री का। कोई बंदा खड़ा हुआ है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, कोई बंदा एक टांग पे खड़ा हुआ है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, या एक बंदा एक टांग पे खड़ा हुआ है और अपने ऊपर बोझ लाद रखा है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। मतलब कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा? 10 किलो का बोझ मान लो ले रखा है, बोझ, एक बंदा जो एक पैर पे खड़ा होकर 10 किलो का बोझ ले रखा है, एक बंदा जो है लेट के बोझ ले रखा है, एक बंदे ने बैठा हुआ ले रखा है, एक बंदा खड़ा होकर ले रखा है, दोनों हाथ पैर पे, कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा? है ये वाला मतलब कौन? है? क्या होगा? जो सबसे कम एरिया लेगा वो सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जो एरिया ज्यादा लेगा वो प्रेशर कम लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है। तो अगर उसी फोर्स को कम एरिया पे अप्लाई किया जाए तो प्रेशर ज्यादा बनेगा। फॉर एग्जांपल ये है, इतना फोर्स से ये अंदर जा रहा है, जा रहा है अंदर, नहीं घुस रहा ना, मैंने फोर्स लगा रखा है भाई, नहीं घुस रहा ना, घुस रहा है नहीं। अगर ये निडल होता इतने फोर्स में घुस जाता, पूरा पार कर देता, क्यों? क्योंकि एरिया कम हो गया, ये एरिया कम हो गया। तो जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, अगर उतना ही फोर्स अप्लाई करने पर। ये थोड़ा प्रेशर लगा रहा है और अब कम प्रेशर, उतनी ही फोर्स पे प्रेशर और कम हो गया इस पे, समझ रहे हो ना? तो पर यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लगता है दैट इज कॉल्ड, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है कि अगर गैस की बात कर ले तो गैसियस प्रेशर कैसे बात करेंगे? गैस में फोर्स कहां से आएगा? गैस में फोर्स कहां से आएगा? तो प्रेशर जो कैसे होता है, प्रेशर कैसे, गैस में प्रेशर की बात कैसे करेंगे? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ किस किसने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ा है? लोग कितना गंदा पढ़े हो यार, है? तुम्हें तो याद होगा हम लोग स्कूल में इतना सब पढ़ डाले थे, 12th में हमें इतना खतरनाक तरीके से सब पता था, इतने खतरनाक तरीके से कि मतलब क्या बताएं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों को माना जाता था, पूछ लो, वो बैठा हुआ है मेरा बचपन का फ्रेंड बैठा हुआ है वो 12th में, पूछ लो रियाज, इन लोगों को डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ नहीं पता है। अब सोचो, और हमारा बचपन कैसा गुजरा है, ये तो सब ऐसे चुटकियों में बता देते थे, हैं? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे पूछ लो कि हमसे तो लोग क्वेश्चन लेकर आते थे कि वहां आप सामान का फसाई ले पे, याद है? मतलब उन लोगों का ये रहता था कि लाओ ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं और मैं इसमें फंसा लूंगा, लेकिन फंसा नहीं पाते थे जल्दी। ठीक है, तो वो हमारा भी एक पीरियड रहा है स्कूल टाइम में, चाहे हमने यूपी बोर्ड से पढ़ा है लेकिन पढ़ा बहुत धांसू है। ये यहाँ पे देखता हूँ मैं लोगों को, पता नहीं क्या है यार पढ़ते हो, बताओ। पार्शियल देखो, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ जब बचपन में पढ़ा होगा आपने, ये कुछ फिजिक्स पढ़ लो यार। देखो, इसके अंदर मान लो ये गैस का कोई कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है ना? इसके अंदर जो है मान लो एक गैस है ऑक्सीजन, एक गैस है हाइड्रोजन मान लो, ठीक है? ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है? ऐसे गैस है, ओके? अब इन सबका जो एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर लॉ डाल्टन का कहता है कि ये जितना भी इनका प्रेशर होगा, ये जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगी कंटेनर के वॉल पे, ठीक है ना, ओके? यानी इनका प्रेशर, इनका जितना भी प्रेशर, जैसे इसका प्रेशर मान लो 1 है और इसका प्रेशर 2 है, इसका प्रेशर 3 है, तो टोटल मिला के 6 प्रेशर गैस का प्रेशर माना जाएगा। यानी एल्जेब्रिक सम होगा डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, यानी जितनी गैस, अब ये गैस स्कैट कर जाए, निकल जाए, तो यानी कितना हो जाएगा प्रेशर? 5।
ये गैस निकल जाए तो कितना प्रेशर रह जाएगा 3, समझ रहे हो ना। तो इसमें सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जितनी गैसेस हैं, पार्शियल प्रेशर लॉ यह कहता है कि उनका एल्जेब्रिक सम, जो भी गैसेस हैं उनका जो प्रेशर है उसका एल्जेब्रिक सम इज पार्शियल प्रेशर। इतना तो पढ़ा होगा बचपन में। तो हाँ, तो जितने भी, मतलब इतना बेसिक तो जानो कि जितने भी गैसेस हैं, ठीक है ना, जितनी भी गैसेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या कहलाएगा, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, इसके अकॉर्डिंग उनका प्रेशर कहलाएगा। यानी जो गैस अगर होगी तो उसका प्रेशर होगा, गैस अगर स्कैप कर जाए तो उसका प्रेशर नहीं होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने से, अब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है और इस पे मैं अक्सर लोगों की पिटाई करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, है बढ़ेगा। शर्म नहीं आती बोलते हुए? नहीं। शर्म नहीं आती? देखना पड़ेगा कि कहां बढ़ना, मतलब किसमें टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा। दिस इज डिपेंड ऑन द सिस्टम कि वेदर द सिस्टम इज क्लोज और ओपन। अब सिस्टम क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हो ना। तो समझ रहे हो कि क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लो सिस्टम के अंदर, मान लो कोई जैसे प्रेशर कुकर है, मान लो उसको तुमने किस पे रखा, गैस पे रखा, तो नीचे से आप क्या दे रहे हो, टेम्परेचर, उसके अंदर गैस वैस है वो गर्म होंगी, उसमें प्रेशर बढ़ेगा, या वाटर है तो उसको उबालो तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना। क्यों, टेम्परेचर, ये क्लोज सिस्टम है, आपने कुकर बंद कर रखा है, और अगर ओपन होगा तो गैसेस एस्केप कर जाएंगी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने में प्रेशर ओपन सिस्टम में कम होगा, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, गैसेस एस्केप कर सकती है ना। क्लोज सिस्टम क्या होता है ना, गैसेस उसमें एस्केप नहीं कर सकती, है कि नहीं है, जो है, यानी कि उसमें हमें गैसेस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। लेकिन अगर तब प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गैसेस एस्केप कर जाएंगी, तो ओपन सिस्टम होगा। तो ओपन सिस्टम जो है हमारा, कौन सा ओपन सिस्टम है, ये एटमॉस्फेयर हमारा ओपन सिस्टम है। यहां टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और जहां प्रेशर, क्योंकि गैसेस ऊपर चली जाएंगी, समझ लो ना, स्केप कर जाएंगी वहां से। और गैसेस स्केप करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि गैसेस स्केप कर गई, अब यहाँ पे ये वॉल नहीं है, गैसेस स्केप कर गई तो यहाँ प्रेशर कम हो गया ना, ये तो तुम्हें बताया भी, गैसेस स्केप कैसे करी, गर्म होकर ऊपर अपवर्ड मूवमेंट हो गया उनका, समझ रहे हो, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। और हमेशा ध्यान रखना प्रेशर ग्रेडियंट का, कि हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर चलती है, हवा किधर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वहां पे जो लो प्रेशर है यानी वहां गैसेस कम है। और ये पूरा पूरा जो है सिस्टम, जो इन्वायरमेंट है, वो इक्विलिब्रियम के लॉ को मानता है। किसके लॉ को मानता है, इक्विलिब्रियम के लॉ को मानता है। यानी अगर वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, अगर वहां पे 5 है, वर्ल्ड ऐसी बनाए, और दूसरी जगह 3 है, तो 5 3 को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, 4 अपना रह जाएगा, 4 उसको कर लेगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये 5 और 3 वाला हिसाब सिर्फ किसका है, इंसानों का है। नेचर तो 4 4 का हिसाब समझता है, 6 6 का हिसाब समझता है, वो 6 और क्या नाम है, वो क्या नाम है 10 और 2 का हिसाब नहीं समझता। अगर 12 है तो वो 6 6 का हिसाब समझता है, वो हमेशा उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, गैटिंग, इक्विलिब्रियम में भरोसा करता है। तो जब भी कभी गैसेज जहां पे कम होंगी, यानी प्रेशर कम होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो बहुत आसान है आप लोगों के लिए समझना, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चल रही हैं, ओके। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं हॉरिजॉन्टली चलती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन। क्या बोलते हैं, एडवेक्शन, ओके ओके। और जब टेम्परेचर इंड्यूस्ड हवाएं होती हैं, टेम्परेचर इंड्यूस्ड हवाएं होती हैं, जब क्या होता है, जब गैस जो है वार्म हो जाती है और एक्सपेंड होती है, लाइटर बन जाती है, तो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसका, तो उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम एडवेक्शन कहेंगे, सिंपल ज्योग्राफी के हिसाब से याद रखो। और जो वैसे कन्वेक्शन एक अलग चीज होती है, थोड़ा एडवेक्शन को अलग साइंटिफिकली डिफरेंट करते हैं, लेकिन ऐसे समझो अभी थोड़ा सा कि अगर मूवमेंट समझने के लिए, अगर मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है तो एडवेक्शन हो रहा है, और अगर अपवर्ड मूवमेंट है और यानी वर्टिकल मूवमेंट है तो उसको कन्वेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। तो दो तरह से मूवमेंट हो गई हवाओं का, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट।
ओके। अब जब वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? इनस्टेबिलिटी क्रिएट होने का मतलब क्या है? बारिश हो गया। इनस्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल कंडीशन में बारिश नहीं होती, ध्यान रखिएगा, इनस्टेबल कंडीशन में बारिश होगी, राइट। व्हेन एयर गेट हॉटर, ठीक है, देन द सराउंडिंग एयर क्या होगी? अप करेगी, किधर जाएगी? अपवर्ड जाएगी, ठीक है। इफ इट कंटेन मॉइस्चर, इफ इट हैज मॉइस्चर, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडक्शन, ठीक है, मोर हीटेड विल गो अप फ्रॉम क्लाउड एंड कैन ब्रिंग रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड इंस्टेबिलिटी। अब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि लेटेंट हीट सुना होगा, लेटेंट हीट कैपेसिटी सुना होगा। व्हाट इज लेटेंट हीट? गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई गुप्त ऊष्मा, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। क्या होता है ये लेटेंट हीट? क्या होती है बताओ लेटेंट हीट की? व्हाट इज लेटेंट हीट? The amount of heat that requires to change the state of an object from one state to another state or of an element one state to यानी solid to liquid, liquid to gas। कोई भी अगर अपनी स्टेट को अपनी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए जब उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, ठीक है, जैसे कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, एक लिमिट तक आप देते जाते हो, सुनो बात, एक लिमिट तक उसको टेम्परेचर देते गए, एक मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है, वो क्या कहां पहुंचता है? और मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। क्या नहीं करता? और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये किसी भी चीज का यूनिक फिनोमिना होता है, फिंगरप्रिंट होता है। दो चीजों का कभी भी मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट भी सेम नहीं हो सकता। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक यूनिक फीचर है। मेल्टिंग पॉइंट पे जब पहुंच जाता है वो, तो उसमें और जो हीट देते हो वो उसको कन्वर्ट करने में मदद करता है, स्टेट को चेंज करने में, यानी सॉलिड टू लिक्विड बनने में मदद करता है। वो हीट उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है उससे, सिर्फ क्या होता है, वो स्टेट चेंज होती है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है वो। समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। एक एक चीज समझ गए, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडक्शन कंडेंसेशन अगर मोर है तो वो ऊपर जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, लेटेंट हीट समझ में आ गया? कंडेंसेशन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, जो भी है वो सब लेटेंट हीट की वजह से होता है, उसमें भी टेम्परेचर नहीं होता, वो स्टेट चेंज हो जाता है उससे, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि वो ठंडी होगी, ठंडी होगी, अगर ऊपर की ठंडी हो गई, ठंडी होकर वो अपना स्टेट चेंज कर देगी। क्या करेगी? स्टेट चेंज कर देगी, कंडेंसेशन कर देगी, को क्लाउड बनाएगी, ऊपर की तरफ गई है एयर, ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद क्या हुआ, उसका वो क्लाउड बना, फॉर्मेशन हुआ, मॉइस्चर बढ़ गया। एक स्टेबिलिटी की एक कंडीशन होती है कि उससे ज्यादा अगर है तो इनस्टेबल हो जाएगी चीज, गैस, मतलब जितनी होल्डिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो गया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% के आसपास पहुंच गई या 100% पहुंच गई तो बारिश शुरू हो गई, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया, ठीक है ना, बारिश शुरू हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे बात ये आती है कि इनस्टेबिलिटी तो ये समझ में आ गया। अब ये बात आती है कि भाई ये बताइए कि गैसेज ऊपर कैसे जाती और क्या तरीका हो सकते हैं ऊपर जाने के, ठीक है। गैसेज ऊपर जाती हैं, हीट लेते हुए जाएंगे तो बहुत ऊपर तक चली जाएंगी, अगर मान लो उनको सराउंडिंग से हीट मिलती रहे। अच्छा देख बात बताओ, ऐसे भी तुम्हें क्या नाम है, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को पुश करके भी चलाया जा सकता है ना, समझना, पीछे से धक्का देकर भी चलाया जा सकता है? और गाड़ी को बिना धक्का दिए भी तो चलाया जा सकता है, कैसे? है? उसको ऑन करके भी चलाया जा सकता है, ठीक है ना। गैसेज जो होती हैं, ठीक है, अगर उनको हम गर्म करें और एक्सपेंड करें, ठीक है, गर्म करें और वो एक्सपेंड करें, तो ये जो प्रोसेस होता है एक्सटर्नल प्रोसेस हो रहा है, एक्सटर्नल हम एनर्जी दे रहे हैं उसको, लेकिन कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी भी तो होती है, नहीं होती? कुछ इंटरनल एनर्जी भी तो होती है। अगर वो बाहर से हीट ना ले, अपनी इंटरनल एनर्जी को काम में लगा दे, तो ठंडी तो होगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी के पास भी ये पावर है कि वो उसको ऊपर लेके जाए, नहीं?
इंटरनल एनर्जी भी कोई चीज होती है? इंटरनल एनर्जी अलग चीज है, लेटेंट हीट अलग चीज है। मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी, लेटेंट हीट जो है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? उसकी अपनी अंदर की एनर्जी है, जो है उसके अंदर कंटेंट करता है वो। तो आप लोगों ने सुना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पढ़ा है, सुना है? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस सुना है थर्मोडायनेमिक्स में? बताओ मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ते रहते हो ना? आज बात आती है कि पहले बताइए कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? याद है किसी को? अरे बहुत बेसिक है यार। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, बट यही है डेफिनेशन, नहीं क्रिएट की जाएगी नहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये सब जगह अप्लाई होता है। हम किसी चीज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट अ एटम, व्हाट वी कैन डू इज हम उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, जैसे अब इसको समझिएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेकिन फिर भी भूल जाते हो, आज के बाद नहीं भूलोगे अगर ठीक से ध्यान दे दिया तो। देखो, ये मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, इसको जो हम सिस्टम में, ये पिस्टन लगा हुआ है मान लो, बचपन में पढ़े आ रहे हो ना, पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस है, क्या है? गैस है। इसको जो हम एनर्जी देते हैं उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो जो हम लोग क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसके जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या वॉल्यूम में वी से वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज से को, जैसे यहाँ से और यहाँ तक कुछ वॉल्यूम में चेंज हुआ, इसके यहाँ से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो उसको हम चेंज इन द वॉल्यूम कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? V2 माइनस V1, ये भी कह सकते हैं, या इसको dV भी कहते हैं। ठीक है, चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा है थोड़ा सा? ठीक है जी। आ? तो कौन से वर्किंग कंडीशन में? ठीक है जी, तो यहाँ पे ये है। अच्छा, ये हो गया वॉल्यूम में चेंज। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, P होगा, तो जो एनर्जी और, ठीक है ना, अच्छा, तो और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसकी इंटरनल एनर्जी हो सकती है। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समा, बोलो, इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से कि आई से? बताओ। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से कि ई से? एनर्जी क्यू, ठीक है, जो एनर्जी दी गई। ठीक है, ओके, किसमें करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है किसी को? जो एनर्जी दी गई इसको, वो दो काम में खर्च होगी। एक तो उसके चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, किसमें चेंज होगी? उसके इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज करेगी। ठीक है ना, किसमें चेंज करेगी? उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज करेगी, या तो फिर क्या करेगी? क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज करेगी, या क्या करेगी? आप लोगों को समझने के बता रहा हूं, या कुछ काम करेगी, इसको पुश करेगी या पुल करेगी, है कि नहीं है? तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन विल वर्क इनटू टू थिंग्स, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहले देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऊष्मा दी गई है, जो इसमें एनर्जी दी गई है, वो एक तो वर्क करेगा, वर्क मतलब इसको या तो पुश करेगा या तो नीचे की तरफ लेकर आएगा। ठीक है, या तो फिर नहीं अगर कर रहा है तो इसकी यू से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, ध्यान रखिएगा, वो मैं मजे कह रहा था आप लोगों को। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मजे ले रहा था कि आप लोग मतलब
बता भी पाओगे कि नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, तो या तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। यहाँ पे ई से ही करेंगे, वो वाला पोटेंशियल एनर्जी का है, पोटेंशियल का काइनेटिक करके पोटेंशियल का देखो चलो, अमाउंट ऑफ एनर्जी Q इक्वल टू वर्क पी डीवी, सुना होगा ना, पी डीवी प्लस डी यू या डीई, इंटरनल एनर्जी में चेंज, आई लिखते हैं, बोल लो आई लिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज करते हैं, आई भी लिखते हैं। तो पी डीवी सुना होगा, सुना है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं समा, थर्मोडायनेमिक्स, यू लिखते हैं ना, तो यू ही इंटरनल एनर्जी को कहेंगे, तो डी यू लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं ना, डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी प्लस डी यू, यही तो लिखते हैं, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन हमें वो नहीं, फॉर्मूले में नहीं जाना, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बस ये समझो कि इसकी एक इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, गैस की जो अपनी अंदर की एनर्जी होती है। तो एक चीज सोचो ना यार, यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो, यानी यहाँ से मैं गर्म कर रहा हूँ किसी चीज को, तो क्या हो सकता है, प्रेशर कुकर एग्जाम में वो लो, या कोई पतीला ले लो, क्या होगा, या तो वो ढक्कन उसका ऊपर जाएगा, या तो पानी गर्म होगा, या दोनों हो सकता है ना, है कि नहीं है। मैं तुम्हें खिलाऊं तो तुम कुछ काम करोगे, या तो मोटे हो जाओगे खा खा के, दोनों चीजें होंगी ना। तो जो एनर्जी मिल रही है इसको यहां से क्यू से, या तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, यानी खूब तेज तेज ये पार्टिकल मोशन कर रहे होंगे, या तो ये इसको कुछ काम करेगा, ये ऊपर की तरफ पिस्टन को ढकेलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो होगा, है, समझ रहे हो। तो जो एनर्जी दी जाती है वो जो दो चीजों में खर्च होता है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो कहता है क्या, कि जो एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, किसी जिसको एनर्जी दी जाती है, जो एनर्जी दी जाती है किसी सिस्टम को, वो दो चीजों में खर्च होता है, एक उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या घटाने में, मतलब दे रहे हो तो बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ाने में, और दूसरा उसके वर्क करने में। और वर्क कैसे होता है, वर्क का डेफिनेशन क्या है, हाउ विल यू डिफाइन वर्क, तो वर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, या डिस्प्लेसमेंट, या डी जो है डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब डिस्प्लेसमेंट मान लो डीवी है यहाँ पे, ठीक है, तो और फोर्स क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू प्रेशर पर यूनिट एरिया, एक यूनिट मान लो इस एरिया को, तो यहाँ पे ये फोर्स जो है वो क्या हो गया, पी इंटू डीवी हो गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी दी जा रही है, या तो इसके स्टेडी को चेंज करेगा, या तो फिर इंटर एनर्जी को चेंज करेगा, इन्हीं दोनों में खर्च होगा, राइट, ठीक है ना। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके ओके। अब मुझे बताओ, चलो 1 मिनट के लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, वो ल्यूसेंट ऑफ एनर्जी गिवन। अब तुम समझो ऐसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, कि जो एनर्जी आप देते हो, जो आप एनर्जी देते हो, वो दो कामों में लगता है, एक किस में लगता है, वर्क डन, कुछ काम करने में, दिमाग को ओपन कर लो, और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, ठीक है, दो चीजों में यूज होता है, क्या करने में, दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। पहले इन सब चीजों को देख लेते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, देखिए अब हम लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी की कंडीशन और अनस्टेबिलिटी की कंडीशन देखिए ना। इनस्टेबिलिटी की कंडीशन कैसी होती है, मैंने बताया कि भाई एयर जो है वो क्या हो रही है, हॉटर हो रही है, अब हॉटर होगी सराउंडिंग से तो राइज करेगी, यानी इसको एनर्जी मिल रही है, तो ये वर्क करेगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना, ओके। इट हैज मॉइस्चर, अगर इसके पास मॉइस्चर है तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा है, यानी ज्यादा गर्म होगी, और जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ज्यादा ऊपर जाएगी, क्या करेगी, जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ही ज्यादा ऊपर जाएगी, इसे पीछे वाला देखो स्लाइड, ठीक है, जितनी ज्यादा गर्म होगी इतनी ज्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है ना। और जब ऊपर जाएगी तो क्या पहुंचेगा, रेनफॉल, क्या होगा, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है।
तो एयर जो है, अच्छा अब यहाँ वर्टिकल मूवमेंट, इसमें स्टेबिलिटी की, वो इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है? व्हेन द एयर गेट कूलर, एयर क्या हो रही है? कूल हो रही है, देन द सराउंडिंग। अब ये ऊपर जाएगी ना, ऊपर नहीं जाएगी जब, तो क्या होगा? नीचे की तरफ सिंक करेगी, ठीक है ना, अगर कूलर एयर है तो, ठीक है। और ऐसा जब होता है तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्या होती है? ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हवा नीचे सिंक हो रही है, और जहां आ रही है वहां पे क्या बना रही है, जहां जिस तरफ भी हवा आएगी वहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा, आके वहां पे पाइलअप हो रही है तो हाई प्रेशर हो जाएगा, और हाई प्रेशर में डाइवर्ज होंगी हवाएं, ठीक है ना। वहां पे क्या बनाएगी? हाई प्रेशर ग्राउंड, और इसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। देख रहे हो? देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, देखो ये वाला फिगर, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला, हाँ बस ये वाला। देखो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो बढ़ा, अब गैसेस ऊपर गई, कहाँ गई? ऊपर गई। यहाँ पे लो प्रेशर बन हो जाएगा, तो लो प्रेशर बन जाएगा तो इससे हाई प्रेशर से गैसेस की तरफ आएंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ये ऊपर चला गया, और जब ऊपर जाएगा तो पाइलअप हो जाएंगी ना वहां पे गैसेस, जहां डाइवर्जन लिखा हुआ है, और फिर वहां पे हाई प्रेशर बनेगा और वहां से हवाएं डाइवर्ज होंगी। एडजेसेंट उसके दूसरी साइड में क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? अगर गैस कूलर है, क्या हो रही है? ठंडी है, तो गैस सिंक होगी, नीचे की तरफ आएगी, तो जहां नीचे आएगी वहां हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा, और जहां पे हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा वहां पे डाइवर्जन होगा, और जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे कन्वर्जन होगा, यानी हवाएं कन्वर्ज करेंगी, उसकी तरफ आएंगी। गेटिंग? समझ रहे हो? ये साइकिल पूरा बन जाता है, ठीक है ना। अब एडियाबैटिक लैप्स रेट पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? ठीक है, द रेट एट विच एयर पॉकेट कूल वाइल राइजिंग, जब ऊपर जाएंगे और एयर पैकेट कूल होगा। अच्छा कूल क्यों होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में? कांस्टेंट भी तो हो सकता है टेम्परेचर, कांस्टेंट भी तो हो सकता है। मैं कह रहा हूं आइसोथर्मल भी तो हो सकता है प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कब होगा? जब कॉन्टिन्यूसली उसको बाहर से हीट मिलता रहे। भाई मान लो उसके 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो ऊपर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो उसको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, उससे वो सारा काम में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं मेरे अकाउंट में रखे हुए हैं, अब मुझे इसका हर महीने रेंट देना है, अब मैं हर महीने इसका 15-20 हजार रुपए रेंट देता रहूं तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 1 रुपए मेंटेन है और हर महीने मुझे आप लोग फीस देते रहो, तो मेरा मैं वो पूरा फीस किसमें कर दूं? कोचिंग में खर्च कर दूं, तो भी मेरा 1 लाख मेंटेन रहेगा। इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, 1 लाख मेरा है तो है, लेकिन उसके लिए कॉन्टिन्यूसली मुझे, समझ गए ना, एनर्जी मिलती रहनी चाहिए आउटसाइड से। गेटिंग? कैसे कंफ्यूज हो गए? आप क्या कह रहे थे? हवा ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। मैं कहता हवा सन 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 सन, ऐसे मत बताइए। अब मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ रीता, मैं क्या कहा? इतना थोड़ी ना समझाऊंगा, इतना पैसा थोड़ी ना। जो है ये इतनी ऊपर तक चले जाएंगे, अगर इनको एनर्जी मिलती रहे तो ये काम होता रहेगा, या ऊपर चढ़ते चलेंगे। जब इनकी एनर्जी जो होती है वो एक बाहर से नहीं मिल रही होती है, अपनी इंटरनल एनर्जी तक, अपनी इंटरनल एनर्जी से जब आदमी काम करता रहता तो एक दिन थक के रुक ही जाता है। एक लिमिट ही होती है ना हर चीज की, एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही इसकी भी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, वहां रुक गया। अब वहां से क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे, और फिर बारिश होकर नीचे हो जाएंगे, आ जाएगी यार, ठीक है ना। तो ये जो एयर पैकेट जो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा कूल होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा? कूल होगा। और इसको एवरेज एडियाबैटिक रेट जो होता है वो 6.4 डिग्री मैंने बताया था पर किलोमीटर होता है, ठीक है। तो एयर पैकेट जो होता है हर 1 किलोमीटर के बाद जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कूल हो रहा है, देख रहे हैं ना? क्लियर है? अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से भी स्टार्ट कर लो तो धीरे धीरे कैसे कम होता चला जा रहा है, पर किलोमीटर के हिसाब से कम होता चलाएगा। गेटिंग? अब सुनिए, इसमें भी 2 तरह से एडियाबैटिक रेट होता है।
एक होता है वेट एडियाबैटिक रिलैप्स रेट और एक होता है ड्राई एडियाबैटिक रिलैप्स रेट। क्या होता है? वेट वेट और ड्राई। वेट एडियाबैटिक रिलैप्स रेट और ड्राई। वेट मतलब इफ द एयर पैकेट हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट, अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है ना? ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा है कि उसको क्या नाम है, देर तक वाटर की आपने पढ़ा था, मैंने बताया था हीट कैपेसिटी, क्या पढ़ाया था, बताया था मैंने वाटर के बारे में, कुछ हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था। क्या बताया था? वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होगा, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो देर में गर्म होगा है, वाटर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना? तो इफ एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है? उसका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है? धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है? ओके, अगर इफ एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है दैट इज कितना है, अगर एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, कम है, कम है, लगभग मान लीजिए 4 है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या है, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है। आप समझ रहे हैं ना कि क्यों कम होगा, ठीक है ना? तो वेट एयर जो होगी वो ज्यादा ऊंचे तक जाती है। क्या होता है भाई, लैप्स रेट कम है तो ज्यादा देर तक गर्म है, तो जितनी ज्यादा गर्म है उतनी ऊपर तक जाएगी, तो वेट एयर ज्यादा ऊपर तक जाएगी, और जब ज्यादा ऊपर तक जाएगी तो वहां जाके क्लाउड बनाएगी, हायर डिस्टेंस पे जाके, ठीक है? क्या होगा, वहां पहुंचेगी, वहां इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी और फिर बादल बनेंगे और बारिश होगी। गेटिंग? और अगर ड्राई है तो इफ द एयर प्रेडिक्ट ड्राई, तो वो क्या होगा, मच उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है तो बहुत तेज ठंडी होगी, मॉइस्चर कम है तो ठंडी बहुत जल्द कम होगी। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होगा, अगर 6.4 एवरेज है तो उससे कम होगा, उससे तेज ज्यादा होगा, जैसे 10 के आसपास, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो ड्राई एयर, अब इससे डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा कि जो ड्राई एयर है वो जल्दी ठंडी होगी ऊपर जाने पर या वेट एयर? तो लोग जो ज्यादा साइंस नहीं जानते वो क्या बोलेंगे, वो जाहिर सी वाले बोलेंगे कि वेट एयर, वेट है तो ठंडी हो जाएगी है ना? और ड्राई एयर, अच्छा ठंडी में ज्यादा ड्राइनेस होती है, ठंडी में ज्यादा ड्राइनेस होती है आपकी, स्किन ड्राई हो जाती है और आप वैसलीन लगाते हो। गर्मियों में क्या होता है, मॉइस्चर 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 मॉइस्चर, गर्म होती है। गेटिंग? साइंस कितनी अमेजिंग चीज है, दिख रही है, हैं? तो जब ऊपर, समझ रहे हो ना बात को, नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और क्या नाम है ये, तो ड्राई एयर क्रिएट स्टेबल कंडीशन, हमेशा ध्यान रखिए, ड्राई एयर है तो कंडीशन स्टेबल होगी, बारिश वारिश नहीं होगी। ठंडियों में ज्यादा बारिश होती है, गर्मियों में, समझ गए ना? एयर ड्राई हो गई तो बारिश डिक्रीज हो जाएगी, है ना? समझ रहे हो? अब कंडीशन देख लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कंडीशन स्टेबिलिटी के कंडीशन, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, अगर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, नॉर्मल एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी सबसे कम एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट कम है, उससे ज्यादा नॉर्मल एडियाबेटिक है, और ड्राई एडियाबेटिक सबसे ज्यादा, अगर ऐसी कंडीशन है तो स्टेबिलिटी की कंडीशन कैसी है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कंडीशन यह है कि जब नॉर्मल एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज्यादा वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट हो और उससे ज्यादा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, अगर एक ऐसी कंडीशन है तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कंडीशन है। और एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है कैसा, अगर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट कम हो, उससे ऊपर हो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और उससे ऊपर हो क्या, नॉर्मल एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है ना? समझ रहे हो? ओके, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, हो जाता है, ऐसी भी कंडीशन बनती है, ठीक है ना, ये सब कंडीशन बनती है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना? ओके, और भी फैक्टर्स होते हैं ना, तो ये कंडीशन स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की कंडीशन में क्या होता है, बारिश होती है, और स्टेबिलिटी की कंडीशन में बारिश नहीं होती है। क्लियर है? ओके ओके, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कहो तो मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, ये टेम्परेचर इन्वर्जन आया है 2014 में, आई थिंक 2013-14 में आया हुआ है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, दोनों में आता है। अब मुझे बताओ टेम्परेचर इन्वर्जन आज पढ़ना है या कल पढ़ना है, अगर थक गए हो तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लंबा सेगमेंट है, अगर पढ़ना है तो पढ़ा दो। हाँ, क्योंकि काफी कुछ समझना है, तो तुम बताओ।